हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड माय डियर फ्रेंड, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आप लोगों को इसमें भारत में राजनीतिक प्रक्रिया से यूनिट 6 सकारात्मक कार्रवाई नीतियां महिलाओं एवं जाति और वर्ग के संबंध में बता रहा हूं। पिछले वीडियो में मैंने पार्ट 1 बताया था, जिसमें मैंने सकारात्मक कार्रवाई नीतियां महिलाओं के संबंध में आप लोगों को अवगत कराया था। आज मैं आप लोगों को जाति और वर्ग के संबंध में बताने जा रहा हूं। तो आइए चलते हैं जाति और वर्ग के संबंध में सकारात्मक कार्रवाई नीतियां। जाति और वर्ग के संबंध में जाति और वर्ग के संबंध में पिछले वीडियो में मैंने महिलाओं के संबंध में जो विभिन्न नीतियां बनाई गई हैं, विभिन्न अधिनियम जो बनाए गए हैं, उनका प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में इत्यादि विविध क्षेत्रों में उनका प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए, उनको समानता की स्थिति प्रदान करने के लिए हमारे भारतीय संविधान में विभिन्न प्रकार के संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं। साथ ही साथ संसद के द्वारा समय समय पर विभिन्न अधिनियम भी बनाए गए हैं महिला सशक्तिकरण के संबंध में, महिलाओं को उच्च स्थान देने के लिए। इसी तरह से जाति और वर्ग के संबंध में भी भारत सरकार के द्वारा, संसद के द्वारा समय समय पर नीतियां बनाई जाती रही हैं, समय समय पर विधियां बनाई जाती रही हैं। तो हम आइए देखते हैं वर्ग। वर्ग क्या होता है? वर्ग एक प्रकार की ऐसी परिस्थिति का नाम होता है। यह क्या है? परिस्थिति है। वर्ग परिस्थिति है। यह वर्ग जो होता है अपने अंदर विभिन्न प्रकार की विशेषताओं को समेटे होता है। यह विभिन्न प्रकार के विशेषताएं, विभिन्न प्रकार के तौर तरीके, विभिन्न प्रकार की संस्कृतियों को अपने स्वयं में संयोजन किए रहता है। इसको हम वर्ग कहते हैं। वर्गों को हम डिसाइड जो करते हैं वह आर्थिक आधार पर करते हैं, सामाजिक आधार पर करते हैं। यानी कि परिस्थिति जब व्यक्ति का परिस्थिति धीरे धीरे ऊपर की ओर उठता है तो वह धीरे धीरे एक वर्ग से दूसरे वर्ग में स्थानांतरित हो जाता है। हमारे भारतीय संविधान के द्वारा, संसद के द्वारा वर्गों को 4 भागों में डिवाइड किया गया है, 4 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है सामान्य वर्ग। सामान्य वर्ग। दूसरा है पिछड़ा वर्ग। तीसरा है अनुसूचित जाति वर्ग। अनुसूचित जाति। चौथा है अनुसूचित जनजाति। ये जो विभिन्न जातियां हैं, विभिन्न प्रकार की जो जातियां हैं हमारे समाज में, यह इन जातियों को वर्गों में डिसाइड किया गया है। इनको वर्ग के रूप में स्थानांतरित कर दिया गया, रूपांतरित कर दिया गया। इनको वर्ग के रूप में रूपांतरित कर दिया गया है। जैसे जो एक विशेषताएं वाली होती हैं उनका क्लासिफिकेशन हम दूसरी कैटेगरी में कर देते हैं। यानी कि विशेषताओं के आधार पे, संस्कृतियों के आधार पे, खान पान के आधार पे, वेशभूषा के आधार पर, भाषा के आधार पे हम उनका क्लासिफिकेशन करते हैं और क्लासिफिकेशन करने के पश्चात हम विभिन्न वर्गों में उनको स्थान देते हैं। जैसे कि सामान्य वर्ग। सामान्य वर्ग के अंतर्गत ऐसे वर्ग आते हैं या ऐसी जातियां आती हैं जो संपन्न होती हैं, जिनका आर्थिक स्तर, सामाजिक स्तर, राजनीतिक स्तर, शैक्षणिक स्तर अन्य वर्गों की अपेक्षा काफी ऊंचा होता है। इनको हम सामान्य वर्ग में रखते हैं। लेकिन यह जरूरी नहीं है कि सामान्य वर्ग में जितनी भी जातियां हैं सभी जातियों के जो आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक स्तर ऊंचा ही हो। यानी कि इसमें बहुसंख्यक जातियों का स्तर ऊंचा होता है, अल्पसंख्यक जातियों का स्तर जो होता है वह काफी निम्न हो सकता है। तो सामान्य वर्ग में कौन आते हैं?
संपन्न वर्ग आते हैं या जिनकी परिस्थिति इस समाज में काफी ऊपर रही हो, काफी ऊंची रही हो, ऐसे वर्गों को, ऐसे जातियों को हम सामान्य वर्ग में रखते हैं। पिछड़ा वर्ग में ऐसे लोग आते हैं जो कि सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, यानी कि पिछड़ा आरक्षण देने के चार आधार हैं। सामाजिक रूप से पिछड़े हों, समाज में उनका स्तर काफी निम्न हो, आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हों और राजनीतिक रूप से पिछड़े हुए हों, राजनीति में उनका प्रतिनिधित्व कम हो या न के बराबर हो, और इसी तरह से शैक्षणिक क्षेत्र में पिछड़े हुए हों, शैक्षणिक क्षेत्र में पिछड़े हुए हों। यानी कि इन चार आधारों पर आरक्षण की बात कही गई है कि यदि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और शैक्षणिक क्षेत्र में कोई भी जाति पिछड़ी है या कोई भी इन आधारों पर जिन जातियों का प्रतिनिधित्व नहीं है तो उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। तो ये पिछड़ा वर्ग है। अब पिछड़े वर्ग में कई जातियां आती हैं, बहुत सारी जातियां आती हैं, जिनमें मैं कुछ जातियों का नाम बता रहा हूं। जैसे पिछड़ी जातियों में कौन कौन है? जैसे जो सबसे बहुसंख्यक जाति है वह यादव वर्ग है, यादव जाति है। बहुसंख्यक जाति कौन सी है? यादव है। यादव के पश्चात बहुसंख्यक जाति मौर्य, कोयरी जिसको हम कहते हैं मौर्य, चौहान, यह बहुसंख्यक जातियों का नाम मैं लिख रहा हूं। इसके अलावा अनेक जातियां हैं जिनका की स्थान बहुत कम है, जिनकी जो संख्या में बहुत कम है। कहार और कुम्हार, कहार या कुम्हार। बनिया वर्ग, जायसवाल हैं, अब जायसवाल हैं, तेली हैं इत्यादि बनिया वर्ग हैं। राजभर, राजभरों की संख्या भी पूर्वांचल में सबसे अधिक है। राजभर के बाद है कुर्मी, कुर्मियों की संख्या भी सबसे अधिक है। कुर्मी के बाद है जाट, जाट। ये विभिन्न प्रकार की जातियां हैं, विभिन्न जातियां हैं जो कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में या भारत की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इनका अपना एक वोट बैंक होता है, वोटों का समय समय पर ध्रुवीकरण होता है और इनका जो वोट है वह एक ही तरफ जाता है, विभिन्न जातियों का एक ही तरफ जाता है। जैसे कि यादव को अखिलेश यादव के नाम पर, हम अखिलेश यादव के नाम पर यादव वोटों का ध्रुवीकरण होता है। मौर्य, स्वामी प्रसाद मौर्य या केशव प्रसाद मौर्य के नाम पर मौर्य समाज के वोटों का ध्रुवीकरण होता है। इसी तरह से चौहानों के नेता हैं, कहार और कुम्हारों के नेता हैं, बनिया के नेता हैं, राजभर के नेता। राजभर के नेता ले सकते हैं ओम प्रकाश राजभर, पूर्वांचल में काफी सक्रिय नेता हैं ओम प्रकाश राजभर। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी, इनकी पार्टी है सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी, भाजपा। कुर्मियों के नेता हैं अनुप्रिया पटेल, कृष्णा पटेल इत्यादि जो हैं वह कुर्मियों के नेता है। इसी तरह से पश्चिम में जाटों के नेता हैं, जाटों के नेता हैं। जैसे कि जो 2019 का चुनाव हुआ था, पश्चिम में जाटों के वोटों का ध्रुवीकरण करने की जिम्मेदारी संजीव बालियान को दी गई थी, जो जाट नेता हैं। संजीव बालियान को दी गई थी, जो कि जाट नेता हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि हमारे समाज में विभिन्न जातियां हैं जो भारतीय राजनीति में या उत्तर प्रदेश की राजनीति में या किसी भी प्रकार की राजनीति में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। और ये सारी जातियां पिछड़े वर्ग से आती हैं, पिछड़े वर्ग से आती हैं। इसी तरह से अनुसूचित जाति को ले सकते हैं, अनुसूचित जनजाति को ले सकते हैं। तो ये चार वर्ग, जातियों को चार वर्गों में यानी चार कैटेगरी में विभाजित किया गया है। सामान्य वर्ग, पिछड़ी वर्ग, अनुसूचित जाति वर्ग और अनुसूचित जनजाति वर्ग। इन विभिन्न जातियों को चार आधारों पर वर्गीकृत किया गया है। अब जो जाति और वर्ग के संबंध में सरकार के द्वारा नीतियां बनाई जाती रही हैं, वह हमारे भारतीय संविधान में कुछ संवैधानिक प्रावधान हैं। किसके लिए है? पिछड़ी जातियों के लिए हैं और अनुसूचित जातियों के लिए हैं, अनुसूचित जनजातियों के लिए हैं। इन तीन जातियों के लिए भारतीय संविधान में कुछ प्रावधान जोड़ दिए गए हैं। तो उस प्रावधान के अनुरूप इन पिछड़ी जातियों के बारे में समय समय पर कानून बनाए जाते रहे हैं। इनके लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है।
आइए देखते हैं कि हमारे भारतीय संविधान में कौन कौन से प्रावधान हैं जो इन पिछड़ी जातियों को, अनुसूचित जातियों को, अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण प्रदान करते हैं या विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। जैसा कि अनुच्छेद 15 में कहा गया है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद मौलिक अधिकारों के संबंध में जो अनुच्छेद 15 है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। यह हर जगह इसको हम अप्लाई कर सकते हैं। धर्म, मूल, वंश, लिंग, जाति। धर्म, मूल, वंश, लिंग, जाति और जन्म स्थान। जन्म स्थान हमारे संविधान के अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि धर्म, मूल, वंश, लिंग, जाति, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी कि इन 5 आधारों पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। यहाँ हम जाति की बात करते हैं, वह किसी भी जाति का हो, किसी भी जाति का हो, उसके साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। हमारा भारतीय संविधान इसकी मनाही करता है, जात के आधार पर सुविधा देने के लिए, जात के आधार पर भेदभाव करने के लिए मनाही करता है। वहीं अनुच्छेद 15(4) के अंतर्गत यह प्रावधान जोड़ा गया है कि सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए, सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए वर्गों के लिए, सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए वर्गों के लिए, पिछड़े वर्गों के लिए या फिर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, एससी और एसटी के लिए विशेष प्रबंध करेगी। यानी कि भारतीय संविधान या सरकार के द्वारा पिछड़े जातियों के लिए, यानी कि सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष उपबंध किया जाएगा। इनके लिए विशेष उपबंध किया जा सकता है। अब विशेष उपबंध क्या है? इसी के आधार पर आरक्षण दिया गया है। आरक्षण का प्रावधान जो है यह अनुच्छेद 15(4) और 16(4) के आधार पर किया गया है। इसी तरह से अनुच्छेद 16(4) आरक्षण का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 16(4) जो है यह पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान करता है। पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान करता है। किस आधार पर? आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और शैक्षणिक क्षेत्रों में अनुच्छेद 16(4) इसमें पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इसमें यह कहा गया है कि आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक और शैक्षणिक रूप से जिनका प्रतिनिधित्व नहीं है, उनके लिए, उन पिछड़ी जातियों के लिए विशेष आरक्षण का प्रावधान किया जा सकता है। जिनका आर्थिक क्षेत्रों में, सामाजिक क्षेत्रों में, राजनीतिक क्षेत्रों में और शैक्षणिक क्षेत्रों में, इन 4 आधारों पर आरक्षण की व्यवस्था की गई है हमारे भारतीय संविधान के अंतर्गत है। इसी तरह से अनुच्छेद 46 में हम नीति निर्देशक तत्व में देख सकते हैं। अनुच्छेद 46 के अंतर्गत एससी और एसटी के लिए विशेष उपबंध का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 46 में कहा गया है कि एससी एसटी अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों के अभिवृद्धि के लिए प्रावधान किया जाएगा। राज्य कर सकती है, यह राज्यों को दायित्व सौंपा गया है कि एससी एसटी अन्य दुर्बल वर्गों के लिए शिक्षा के लिए और उनके अर्थ संबंधी बातों के लिए राज्य सरकार के द्वारा प्रावधान किए जा सकते हैं। तो इस तरह से हमारे भारतीय संविधान में कुछ विशेष प्रावधान जोड़ दिए गए हैं, अनुच्छेद 15(4) और 16(4), जिसके आधार पर आरक्षण की व्यवस्था की गई है। जातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था ये कर दी गई है, एससी एसटी और ओबीसी के लिए। अब इन पिछड़ी जातियों के लिए या एससी एसटी के लिए समय समय पर भारत सरकार के द्वारा आयोग गठित किए जाते रहे हैं, कानून बनाए जाते रहे हैं। अब हम देखते हैं कि कब कब कौन कौन से कानून या कौन कौन से आयोग गठित किए गए हैं, इनके संबंध में कौन कौन सी सकारात्मक नीतियां अपनाई गई, सकारात्मक कार्रवाई नीतियां अपनाई गई हैं। 1953 में हम देख सकते हैं, सबसे पहले नेहरू सरकार के द्वारा 1953 में एक आयोग का गठन किया गया, जिसको हम काका कालेलकर आयोग के नाम से जानते हैं। काका कालेलकर आयोग कहते हैं। यह पिछड़े वर्गों के संबंध में और एससी एसटी के संबंध में इस एक आयोग का गठन किया गया था, काका कालेलकर की अध्यक्षता में।
और इसने 54 में अपनी रिपोर्ट दे दी। अपने 1954 में इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, लेकिन काका कालेलकर आयोग की रिपोर्ट को लागू नहीं किया गया है। इसके रिपोर्ट को लागू नहीं किया गया है क्योंकि अनेक सारे ऐसे प्रावधान है, कुछ ऐसे प्रावधान है जिससे सामाजिक संतुलन बिगड़ सकता था। ऐसे में काका कालेलकर आयोग की रिपोर्ट को दरकिनार कर दिया जाता है। फिर मोरारजी देसाई की सरकार द्वारा 1979 में एक और आयोग का गठन किया गया, जिसको हम मंडल आयोग कहते हैं। विंदेश्वरी प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में मंडल आयोग का गठन किया गया। 1979 में मंडल आयोग का गठन किया जाता है और मंडल आयोग ने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की थी उसको मंडल आयोग ने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, चूंकि 1980 में सरकार आ जाती है इंदिरा गांधी की सरकार आ जाती है, तो इसको इंदिरा गांधी की सरकार लागू नहीं करती है। 84 में इंदिरा गांधी की हत्या हो जाती है। फिर राजीव गांधी की सरकार आती है, लेकिन राजीव गांधी की सरकार भी इसको अप्लाई नहीं करती है, इसको एक्सेप्ट नहीं करती है। लेकिन 1979 और 90 में जब वीपी सिंह की सरकार थी, विश्वनाथ प्रताप सिंह वीपी सिंह की सरकार थी, वीपी सिंह प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने मंडल आयोग की रिपोर्ट की संस्तुतियों को लागू कर दिया। तो मंडल आयोग की संस्तुतियों को लागू कर दिया, वीपी सिंह ने लागू कर दिया और नौकरियों में आरक्षण दे दिया। आरक्षण का प्रावधान लागू कर दिया, नौकरियों में आरक्षण प्रदान कर दिया। 1990 में केंद्रीय नौकरियों में आरक्षण लागू कर दिया। फिर उसके पश्चात 1995 में संसद ने 77वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम पारित किया। 1995 में संसद के द्वारा 77वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम लाया गया। 77वां संशोधन अधिनियम लाया गया और इसके तहत एससी और एसटी वर्ग को भी आरक्षण दिया गया। एसटी एसटी को भी पदोन्नति में आरक्षण दिया गया। 1995 में किसमें दिया गया? प्रमोशन में इसको अप्लाई कर दिया गया 1995 में। यानी कि अब एससी एसटी की जो जातियां होती हैं, जो एससी एसटी की जो जातियां थी या एससी एसटी के अंतर्गत आने वाली जातियों को पदोन्नति में भी आरक्षण दे दिया गया। अब 2005 में आते हैं हम, सन 2005 में क्या होता है कि अब निजी शिक्षण संस्थानों में भी ओबीसी एससी एसटी के लिए आरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए 93वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम लाया जाता है। संसद में 93वां संवैधानिक संशोधन लाया जाता है और शिक्षण संस्थाओं में भी आरक्षण लागू कर दिया जाता है। शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण लागू कर दिया जाता है। किसके लिए? ओबीसी के लिए, एससी के लिए, एसटी के लिए। शिक्षण संस्थानों में भी 2005 को आरक्षण संबंधी विधेयक लाया जाता है और इसको लागू कर दिया जाता है। यानी कि 2006 से केंद्रीय शिक्षण संस्थानों में इस आरक्षण को लागू कर दिया गया। यानी कि ओबीसी के लिए, एससी के लिए, एसटी के लिए सीटें रिजर्व रख दी गई थी। जो केंद्रीय विद्यालय होते हैं, केंद्रीय विद्यालय थे या केंद्रीय यूनिवर्सिटी थी, उस यूनिवर्सिटी में आरक्षण की शुरुआत 2006 में हो जाती है, सीटों का रिजर्वेशन हो जाता है। वही हम देखते हैं कि सामान्य वर्गों के संबंध में भी 2019 में एक विधेयक पारित होता है और मोदी सरकार के द्वारा 10% आरक्षण दिया जाता है। किसको? सामान्य वर्गों को भी 10% आरक्षण दिया जाता है। और अभी हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने मराठा जातियों के लिए 16% आरक्षण को नियत किया है। वहीं मुस्लिम जातियों के लिए यानी कि मुस्लिमों के लिए 5% आरक्षण का प्रावधान किया है। मराठा जातियों के लिए 16% और मुस्लिमों के लिए 5% आरक्षण का प्रावधान किया है। कहाँ? नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान किया है। इस तरह से हम देखते हैं कि जातियों के संबंध में समय पर विभिन्न आयोगों का गठन किया गया और वीपी सिंह सरकार के द्वारा
इस आरक्षण को लागू कर दिया जाता है। किसके लिए? ओबीसी के लिए, एससी के लिए, एसटी के लिए। क्यों लागू किया गया? क्योंकि इनका राजनीति में, समाज में और शैक्षिक क्षेत्र में, आर्थिक जगत में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं था। तो पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए, इनको समानता की स्थिति में लाने के लिए आरक्षण को लागू किया गया। अब इनको आरक्षण कितना दिया गया? एससी वर्ग को आरक्षण 21% दिया गया, एसटी वर्ग को 2% दिया गया और ओबीसी वर्ग को कितना दिया गया? 27% आरक्षण दिया गया। यानी कि 50% आरक्षण नौकरियों में और विभिन्न शिक्षण संस्थानों में सुनिश्चित किया गया। इसके अलावा सामान्य वर्ग के जो 10% हैं, सामान्य वर्ग को 10% आरक्षण दिया गया। इस तरह से कुल आरक्षण कितना हो गया? 60% आरक्षण हो जाता है। तो इस तरह से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों को, पिछड़ा वर्गों को भारत सरकार के द्वारा आरक्षण प्रदान किया गया। इसके अलावा अनुच्छेद 330 को ले सकते हैं हम। अनुच्छेद 330 को, अनुच्छेद 330 के अंतर्गत लोकसभा में, संसद में, लोकसभा में सीटों का आरक्षण किया गया। किसके लिए? एससी और एसटी के लिए लोकसभा में सीटों का आरक्षण कर दिया गया। इसी तरह से 332 के तहत, अनुच्छेद 332 के तहत राज्य की विधानसभा में आरक्षण का प्रावधान किया गया। यानी कि 330 के तहत लोकसभा में सीटों का आरक्षण किया गया एससी और एसटी के लिए। 332 के तहत राज्य की विधानसभाओं में सीटों का आरक्षण किया गया है। तो ये जो आरक्षण दिया गया ओबीसी को, एससी को, एसटी को, इससे लाभ क्या हुआ? आइए हम अब लाभ के ऊपर प्रकाश डालते हैं कि इन आरक्षण से इन जातियों को लाभ क्या होता है। पिछड़ी जातियों को, एससी को, एसटी जातियों को जो आरक्षण से लाभ हुआ वह है, पहला लाभ होता है सरकारी सेवाओं में प्रतिनिधित्व। आरक्षण की वजह से इनका सरकारी सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो पाया। सरकारी सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो पाया। हम देखते हैं कि नौकरियों में, चाहे वह आईएएस हो, आईएएस हो, पीसीएस हो, आईपीएस हो, विभिन्न लोअर सबऑर्डिनेट सर्विसेज हो, यानी कि एसएससी हो, किसी भी प्रकार की जो नौकरियां हैं उनमें इनको आरक्षण दिया गया है। और इसी आरक्षण की वजह से ये ऊपर इनका प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो रहा है। तो सरकारी सेवाओं में इनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुआ है। शिक्षा के क्षेत्र में प्रतिनिधित्व हुआ है। यह शिक्षा के क्षेत्र में इनका स्तर ऊंचा उठा है। शिक्षा के क्षेत्र में इनका प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुआ है। अब जितनी भी जातियां हैं, जितनी भी आरक्षित वर्ग हैं, आज आरक्षित वर्ग की जातियां हैं, वह भी अब पढ़ लिख रहे हैं, वह भी इंजीनियर, डॉक्टर, चिकित्सक, टीचर वगैरह विभिन्न पदों को सुशोभित कर रहे हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में भी इनका प्रतिनिधित्व हुआ है। शिक्षा के लिए भी समानता की स्थिति उत्पन्न हुई है। यह सामान्य वर्ग से मुकाबला करते हुए नजर आते हैं। राजनीति में प्रतिनिधित्व, इन जातियों का राजनीति में भी प्रतिनिधित्व हुआ है। राजनीति में प्रतिनिधित्व हुआ है। यह चूंकि इनको आरक्षण दिया गया था सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक और आर्थिक क्षेत्र में पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए, तो राजनीति के क्षेत्र में भी इन जातियों का वर्चस्व स्थापित हुआ है। जैसे हम देख सकते हैं कि विभिन्न जातियां हैं और विभिन्न जातियों के नेता हैं जो कि राजनीति को प्रभावित करते हैं, जो वोटों को प्रभावित करते हैं, चुनाव के समय अपने जाति विशेष के वोटों का ध्रुवीकरण करते हैं और वह अपने वोटों को, जातिगत वोटों को जिस खेमे में ले जाते हैं उस खेमे की विजय सुनिश्चित हो पाती है। तो राजनीति में इनका प्रतिनिधित्व हुआ है। इनकी जो सामाजिक स्थिति है, सामाजिक स्थिति में सुधार हुआ है। सामाजिक स्थिति में इनका सुधार हुआ है क्योंकि इनके भी अब रहन सहन, संस्कृति, वेशभूषा, खान पान इत्यादि में सुधार नजर आ रहा है। सामाजिक स्थिति में सुधार उत्पन्न हुआ है। तो इस तरह से सामाजिक स्थिति भी इनकी, यानी कि सोशल स्टेटस में इनकी वृद्धि हुई है। यह भी सामान्य जातियों के पैरेलल दिखाई दे रहे हैं, यानी कि अब ये सामान्य जातियों से मुकाबला करते हुए नजर आ रहे हैं। जो भी सामान्य जाति के जो ट्रेडिशन है उन ट्रेडिशन को ये अपना रहे हैं, और अपनी सामाजिक स्थिति में सुधार कर रहे हैं। इसके अलावा इनके जीवन शैली में सुधार हुआ है। जीवन
स्तर में सुधार हुआ है, जीवन स्तर में सुधार उत्पन्न हुआ है। ये जो इस आरक्षण की वजह से इनके जीवन स्तर में सुधार आया है, क्योंकि आरक्षण की वजह से विभिन्न पदों को सुशोभित कर रहे हैं, इनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो रहा है। तो इस तरह से जीवन स्तर में सुधार आया है। समानता की स्थिति को प्राप्त किए हैं, ये समानता की स्थिति को प्राप्त किए हैं, समानता की स्थिति को प्राप्त किए हैं, यानी कि अन्य जातियों के समान भी ये अपना विकास सुनिश्चित कर रहे हैं, चाहे आर्थिक क्षेत्र में हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में हो, शैक्षणिक क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, ये अपना विकास कर रहे हैं। इसके अलावा इनके अंदर दृष्टिकोण का बदलाव आया है, यानी कि जो ये पूर्वाग्रह से ग्रसित थे पहले, दृष्टिकोण में विकास हुआ है, दृष्टिकोण में इनके विकास हुआ है। यानी कि पहले ये जो जातियां थी इनके ये काफ़ी पिछड़ी हुई थी, इनका प्रतिनिधित्व नहीं था, लेकिन जब से प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होने लगा है तब से इनके दृष्टिकोण में भी बदलाव आने लगा है। वोटों की लामबंदी, जातिगत वोटों की लामबंदी हुई है, क्योंकि ये जागरूक हुई है, ये जातियां जो हुई हैं यह जागरूक हुई हैं अपने वर्चस्व को लेकर, अपने प्रभुत्व को लेकर, यह जागरूक हुई हैं और अपने वो जातिगत वोटों का ये ध्रुवीकरण करती हुई नजर आ रही हैं। यानी कि जातिगत लामबंदी भी ये कर रही हैं, जातिगत लामबंदी कर रही हैं। और जब जातिगत लामबंदी होती है तो वोटों का भी ध्रुवीकरण होता है, और वोटों का जब ध्रुवीकरण होता है तो यह विशेष पार्टी को वोट इनका जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो आरक्षण दिया गया है विभिन्न जातियों को, तो आरक्षण के कारण ही आरक्षित जातियों में विकास हो पाया है, और ये विभिन्न सुविधाओं से यह लाभान्वित हो रहे हैं। तो हम इस तरह से देख सकते हैं कि भारतीय संविधान के द्वारा विभिन्न जातियों के संबंध में भी विभिन्न प्रावधान किए गए हैं, और उन जातियों के संबंध में भारत सरकार के द्वारा समय समय पर कानून बनता रहा है, और इन जातियों की राजनीति में विशिष्ट भूमिका होती जा रही है। अब ये जात के आधार पर वोटों का ध्रुवीकरण होता जा रहा है, जाति के आधार पर वोटों का ध्रुवीकरण होता जा रहा है। ये जाति जो है भारतीय राजनीति को प्रभावित करती है, भारतीय राजनीति को प्रभावित करती है। कुछ प्रभुत्व जातियां होती हैं, प्रभुत्व जातियां होती हैं जिनकी संख्या अधिक होती है, यानी कि ये बहुसंख्यक जाति होती है। प्रभुत्व जाति जो होती है ये बहुसंख्यक जाति होती है, और यही वोटों को प्रभावित करती है, राजनीति को प्रभावित करती है। और इसके अलावा जो अल्पसंख्यक जाति होती है वह हमेशा निरीह की अवस्था में होती है। जो अल्पसंख्यक जाति होती है वह निरीह की अवस्था में होती है, वह केवल अपना वोट देती रहती है, वह राजनीति में कोई भूमिका नहीं निभा पाती है, राजनीति में कोई सक्रियता नहीं कर पाती है, वह सरकार की आलोचना भी नहीं कर, इतनी स्थिति में नहीं होती है कि वह सरकार की आलोचना नहीं कर पाती है, वह केवल अपनी रोजी रोटी के जुगाड़ में लगे रहते हैं। तो जो प्रभुत्व जाति होती है उन्हीं जातियों का वर्चस्व राजनीति में होता है, और सरकार के द्वारा समय समय पर, सरकार के द्वारा, चाहे वह राज्य की सरकार हो, चाहे वह केंद्र की सरकार हो, राज्य और केंद्र की सरकारों के द्वारा समय समय पर विभिन्न जातियों के लिए कानून बनाए जाते रहे हैं। जैसे कि 1900 जैसे कि अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता निवारण अधिनियम कानून बना, अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता निवारण अधिनियम बना 1955, अस्पृश्यता निवारण अधिनियम। इसमें कोई अछूत जातियों के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकता है, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। तो विभिन्न प्रकार के प्रावधान हमारे संविधान में जोड़े गए हैं विभिन्न जातियों के संदर्भ में और वर्ग के संबंध में। तो ये जो वर्ग होते हैं, जैसे हायर क्लासेज होता है, मिडिल क्लासेज होता है, लोअर क्लासेज होता है, इन वर्गों की भी अपनी भूमिका विशिष्ट होती है, राजनीति में विशिष्ट भूमिका होती है। जितने भी वर्ग होते हैं, जैसे कि हायर क्लासेज होते हैं, हायर क्लासेज होता है, और मिडिल क्लास होता है, मिडिल क्लास फैमिली जिसको हम कहते हैं, मिडिल क्लास फैमिली होती है, और लोअर क्लास फैमिली होती है। तो जो लोअर क्लास है, ये क्लास जो डिवाइड होता है, जो क्लास जो डिवाइड होता है, यह आर्थिक स्थिति के ऊपर डिवाइड होता है। जिनकी आर्थिक स्थिति जैसी होती है उसी आधार पर वह क्लास में डिवाइड हो जाता है, वह क्लास में चला जाता है। जैसे कि लोअर क्लासेज के जो लोग होते हैं उनकी आर्थिक स्थिति काफी निम्न होती है, और निम्नतम आर्थिक स्थिति को लेकर वह लोअर क्लास बना है। जो ऐसी क्लास होते हैं जिनके सुख सुविधा से लैस होते हैं, सुख सुविधा संपन्न होते हैं, सुविधा भोगी होती है,
होते हैं, लेकिन इतने भी अमीर नहीं होते हैं कि अपनी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें। तो ऐसे वर्गों को हम मिडिल क्लास में रखते हैं। हायर क्लासेज ऐसे क्लास होते हैं जिनके पास सब कुछ होता है, जो सारी आवश्यकताओं को पूरी कर सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे यह लोअर क्लास अमीर होता जाता है, इसके क्लास का रूपांतरण होता जाता है, मिडिल क्लास से हायर क्लास में रूपांतरण होता जाता है। यानी कि जैसे जैसे वह अमीर होता जाता है, लोअर क्लास का व्यक्ति जो अमीर हो जाता है, वह धीरे धीरे मिडिल क्लास में चला जाता है। मिडिल क्लास का जो मिल, फैक्ट्री, कल कारखाना स्थापित कर लेता है, वह हायर क्लास में चला जाता है। तो इस तरह से क्लास का रूपांतरण तो हो जाता है, लेकिन जाति का रूपांतरण नहीं हो पाता है। जाति का एक दूसरे में ट्रांसफर नहीं हो पाता है, लेकिन क्लास का एक दूसरे में ट्रांसफर हो जाता है। यानी कि लोअर क्लास का व्यक्ति मिडिल क्लास में चला जाता है, मिडिल का हायर में चला जाता है, या मिडिल क्लास का व्यक्ति लोअर में आ जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि जाति का रूपांतरण या जाति का ट्रांसफर नहीं हो पाता है। जाति एक विशिष्ट जाति जो है वह अपने ही जाति में रहती है। एक विशिष्ट जो जाति है वह अपने ही जाति में होती है। जातियों का ट्रांसफर हम नहीं देख सकते हैं, क्योंकि ये जाति जो होती है यह रूढ़िगत हो जाता है, यह एक परंपरा हो जाती है, यह वंश हो जाता है, यह जन्म के आधार पर निर्धारित होता है। लेकिन ये जो वर्ग होता है यह कर्म के आधार पर निर्धारित हो जाता है। तो भारतीय राजनीति के अंतर्गत इन विभिन्न वर्गों की भी भूमिका होती है, विभिन्न जातियों की भी भूमिका होती है। ये वर्ग जो होती है, यह वर्ग राजनीति को प्रभावित करती हैं, वोटों को प्रभावित करती हैं, सरकार के गठन में निर्माण करती हैं, सरकार के गठन में अपनी भूमिका निभाती हैं और नीति निर्माण में अपनी भूमिका निभाती हैं। तो हम देखते हैं कि जाति के साथ साथ वर्ग भी भारतीय राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। यह नीति निर्माण में योगदान देते हैं, सरकार के गठन में निर्माण करते हैं, योजना बनाने में यह योगदान देते हैं। यानी कि विभिन्न नीतियों को ये प्रभावित करते रहते हैं। तो सरकार के द्वारा समय समय पर इनके लिए सकारात्मक कार्रवाई की गई है, विभिन्न जातियों के लिए सकारात्मक कार्रवाई की गई है। विभिन्न जाति के अंतर्गत जितनी भी जातियां हैं, यानी कि सामान्य वर्ग के संबंध में ले सकते हैं कि जो सामान्य वर्ग की जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं, यानी कि इकोनॉमिकल वीकर क्लासेज जो हैं, उनके लिए सरकार के द्वारा 10% आरक्षण दिया गया है। उनको उनका स्तर ऊपर करने के लिए, स्तर ऊंचा उठाने के लिए, उनका प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए ओबीसी में जो जातियां होती हैं, ओबीसी में कुछ प्रभुत्व जातियां होती, ओबीसी के अंतर्गत जो जातियां हैं या एससी के अंतर्गत एससी या एसटी में है, तो इनका प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए समय समय पर सरकार के द्वारा कार्रवाई की जाती रही है। इस वीडियो के अंतर्गत बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। मेरा वीडियो आप लोग देखते रहिए। वीडियो मेरा अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।